चलिए जी, जो टॉपिक आज हम उस दिन यानी कि रह गया था, उस टॉपिक को फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। हम कुछ डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे थे जो कि कैरल होमने की तरफ से दिए गए थे न्यूरोटिक पर्सन के लिए, एंजाइटी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। तो उनमें से 2-3 का हमने जिक्र कर लिया था। अब जो फर्दर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनका देखते हैं। हाँ जी, स्क्रीन आपको शो हो रही है? स्क्रीन शो हुई या नहीं? नहीं सर। अब देखें। अब स्क्रीन शो हो रही जी है? सर अभी हुई। अच्छा जी, इसमें हम जी रैशनलाइज सर। रैशनलाइजेशन की हमने आज बात करनी है कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। रैशनलाइजेशन में बेसिकली हम अपने जात को धोखा दे रहे होते हैं। इस प्रोसेस ये यानी कि धोखा देने की किस्म होती है रैशनलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी कमजोरियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, उनको हम जस्टिफाई करने के लिए कि जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, प्लॉजिबल जो है वो एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इसने एग्जांपल दिए कि एक अग्रेसिव न्यूरोटिक पर्सन जो होगा ना, वो अपने एहसास को छुपाने के लिए या अपने एहसास में कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि उसमें एम्पैथी वगैरह या सिंपैथी वगैरह तो होगी नहीं, क्योंकि वो अग्रेसिव है। तो वो इसका कुछ इस तरीके से इजहार करेगा। जो न्यूरोटिक पर्सन होगा, अग्रेसिव जो होगा, वो ना अपने दोस्त की बेबी को फ्लावर भेजना शुरू कर देगा जो कि बेवा होगी। यानी कि उसका एक दोस्त था, वो इंतकाल कर गया है, उसकी बीवी को उसने फ्लावर भेजना शुरू कर दिया है। अब फ्लावर भेजने के पीछे लॉजिक क्या थी उसकी, कि जो वो अग्रेशन है ना, वो उस चीज को यानी कि जस्टिफाई कर रहा था इस तरीके से कि मैं बहुत ज्यादा हमदर्दी रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे एक करीबी दोस्त की बीवी थी, तो मुझ में हमदर्दी थी, इस वजह से मैंने उसको फ्लावर भेजे। वो ये जस्टिफिकेशन देगा अपने इस बिहेवियर की। इस तरीके से वो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करेगा। उसके बाद आ जाता है एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल। न्यूरोटिक्स जो होते हैं वो बार बार इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो जो जज्बाती उनकी कैफियत होती है, जज्बाती इजहार होता है, उस पर वो कंट्रोल हासिल कर सके, सेल्फ कंट्रोल करें। कि जी वो चीज़ें ऐसे गुस्सा वगैरह या रेज वगैरह या सेल्फ पिटी या एक्चुअल सर एक्साइटमेंट या एक्सेप्ट कर लें, कुछ बच्चों की रहती आ रही है। कुछ बच्चे आ रहे हैं। जी सर। कर लिया, ठीक है। तो इसमें वो सारी चीज़ें जो है वो कोशिश करता है जी कि सर। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाए, कि जो भी उसके न्यूरोटिक सिम्टम्स हैं या इमोशनल एक्सप्रेशन हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्योंकि ये जो है वो डिस्ट्रक्टिव एक्शन यानी कि ऐसे एक्शन करता है जिससे किसी को नुकसान हो या पहुंचने का अंदेशा हो, कुछ रूल्स और रेगुलेशन वगैरह को वो वायलेट करना शुरू कर देता है, जारहाना हो जाता है। जो उसकी एनर्जी होती है ना, वो सारी एनर्जी को यानी कि इस चीज में लगा देता है कि वो अपने सेल्फ को कंट्रोल करे। लेकिन होता क्या है कि वो अपने सेल्फ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जितना ज्यादा आप किसी चीज को रिप्रेस करते जाएंगे वो चीज उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस तरीके से वो डिमांड ज्यादा एनर्जी की करना शुरू हो जाएगा कि जी सेल्फ कंट्रोल करने के लिए अब उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। समझ आई? जी इन सर। शॉर्ट इसमें यही कहा गया कि अपने जज्बात को कंट्रोल करने की वो कोशिश करता है। इसके लिए वो अपनी सारी एनर्जी जो है लगा देता है, और जितनी वो कोशिश करता है कि ये रिप्रेस हो जाए अनकॉन्शियसली, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है, उसको गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता है, और इसके लिए उसे मज़ीद एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आ जाता है आर्बिट्ररी राइटनेस। इसमें क्या होता है कि जब वो कोई काम, कोई मसला आ गया है, उसको न्यूरोटिक पर्सन को कोई मसला पेश आ गया, अब उसे ना वो एक तरीके से हल हो रहा है ना दूसरे तरीके से हल हो रहा है, तो वो अपनी जिम्मेदारी पे ना कोई ऐसा यानी कि वे ढूंढना शुरू कर देता है
रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि वो उस मसले को हल करने की या उस बहस को हल करने की कोशिश करना शुरू कर देता है अपने तौर पे, यानी कि वो शायद सही भी ना तरीका हो, लेकिन क्योंकि उसे कोई मसले का हल नजर नहीं आ रहा तो वो अपने तौर पे जो है वो उस मसले का हल निकालने की या उस मसले को हल करने की कोशिश में लग जाता है। उसके बाद आ जाता है इलूसिवनेस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूरोटिक्स होते हैं who use elusiveness as a means of protection can never be pinned down to any statement। अब ये लोग जो होते हैं ना वो अपने आप को महफूज करने की कोशिश में जो एलुसिवनेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं न्यूरोटिक पर्सन, यानी कि ये क्लेम करते हैं कि वो कोई भी बात देंगे या कोई भी कुछ भी बताएगा तो उसको मिस इंटरप्रेट किया अपना जाएगा, कैमरा ऑफ कर लो। उसको मिस इंटरप्रेट किया जाएगा। उसका मतलब जो है, इसका कैम ऑन ऑफ करवा दें, बता दें उसे दोबारा से। सर वो बैठी नहीं है, बस मोबाइल रख के घूम रही है, इसीलिए तो उसे कहा है। फातिमा रूज अपना कैमरा बंद करो यार। तो व्हाट्सएप पे कॉल कर लो। ठीक है मैं करती हूँ। जी सर आप करें। वो कह रहा है कि मैं कोई भी बात करूंगा ना, कोई भी स्टेटमेंट दूंगा तो जो दूसरे लोग होंगे ना उसका गलत मतलब निकाल देंगे, इसलिए वो कोशिश करता है कि वो कोई स्टेटमेंट ना दे। न्यूरोटिक्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली इस चीज़ पे कोशिश करते रहते हैं कि अगर वो कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उनके पास इतने शवाहिद नहीं होते कि वो अपनी उस बात को डिफेंड कर सकें, जिसका नतीजा ये निकलता है तो जो सुनने वाला होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि वाकई ही ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। अब होनी ने कहा कि होनी मेंटेन दैट दिस सेम कंफ्यूजन, ये जो कंफ्यूजन होती है ऑफ ट्रूथ रीजन इन द लिव्स ऑफ न्यूरोटिक, ये न्यूरोटिक की जिंदगी में लगातार जारी और सारी रहती है। एट टाइम दे आर ओवरली कंसिडरेट एट अदर, और इनकॉन्सिडरेट यानी कि ये उस वक्त उस टाइम पे वो दूसरों को ओवरली कंसिडरेट करना शुरू कर देता है, यानी कि जो कुछ है वो दूसरों में देखना शुरू कर देता है कि जी ज़्यादा नज़र रखना शुरू कर देता है दूसरों पर। दे कैन बी हाईली डोमिनेटिंग इन सम रिस्पेक्ट, वो किसी न किसी तरीके से उनके अंदर जो है वो डोमिनेंट होने की कोशिश करना शुरू कर देता है। बिकॉज ऑफ दिस इनकन्सिस्टेंसी, ये जो इनकन्सिस्टेंसी आ रही है इस वजह से इट इज़ समटाइम डिफिकल्ट फॉर एन एनालिस्ट, ये एनालिस्ट के लिए मुश्किल होगा कि वो गाइड कर सके उन्हें टू एन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट, के उसके अंदर चल क्या रहा है, उसके अंदर कौन सा कन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है, उस कन्फ्लिक्ट को खत्म करने की वो कोशिश में लगा रहता है। तो हेलो फातिमा, फातिमा रोज अपना कैमरा बंद करो यार। मैं तुम्हें कॉल भी कर रही हूँ व्हाट्सएप पे, तुम उठा नहीं रही। वो मोबाइल इधर पास ही रख के गई थी ना लैपटॉप पे। चले जी, उसके बाद आ जाता है सिनिसिज्म। अब सिनिसिज्म क्या होता है कि ये प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है ऑफ सिनिसिज्म इन्वॉल्व आर डिनाइंग एंड डिराइडिंग ऑफ मोरल वैल्यूज, यानी कि कुछ भी गलत करना है ना उसके लिए ये अपनी मोरल वैल्यूज को डिनाई करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो वो दगाबाजी कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं उसमें इस तरीके से वो कर रहे होते हैं कि जी वो अपनी मोरल वैल्यूज का एहतराम नहीं करते, मोरल वैल्यूज को डिनाई करते कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और न्यूरोटिक्स जो होते हैं ना वो ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि दे बिलीव डैट, इनका ये मानना होता है कि लोग जो हैं वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है, इन पे इत्मीनान नहीं किया जा सकता, एंड दैट दे कैन डू वट एवर दे, और ये वही करते हैं जो ये करना चाहते होते हैं लोग। दे प्लीज एज लॉन्ग एज दे आर नॉट कैच, ये उस वक्त तक खुश रहते जब तक ये पकड़े नहीं जाते। दे आर पीपल ऑफ
एक्सपीडियंस और नॉट प्रिंसिपल। ये जो लोग होते हैं ये काम करते हैं ना कि असूलों पर अमल करते हैं। इस सारी समरी के अंदर जितने भी हमारे इरेशनल डिफेंसेस थे, यानी कि गैर हकीकी ये डिफेंसेस यूज कर रहे हैं अपने आप को न्यूरो यानी कि एंजाइटी वगैरह से बचाने के लिए, हम इरेशनल डिफेंसेस यूज कर रहे होते हैं जो कि ठीक नहीं है। हेल्प टू मेंटेन द न्यूरोटिक आइडियलाइज कंसेप्शन। जो हमारा एक आइडियलाइज कंसेप्शन बना हुआ है ना कि जी हम ठीक हैं, हम आइडियल हैं, वो उसको मेंटेन करने के लिए है ना हम इरेशनल डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना शुरू कर देते हैं। इन सो डूइंग दे मेक हेल्थी ग्रोथ वर्चुअली इम्पॉसिबल। इस वजह से इनकी जो सेहतमंदाना जो शख्सियत की डेवलपमेंट है वो मुमकिन नहीं होती। ठीक हो गया, बात समझ आ गई है? जी सर। अब आ गया एम्पिरिकल एविडेंस, इरेशनल बिलीफ एंड साइकोपैथोलॉजी। इरेशनल बिलीफ जैसे कि हमने पढ़ा है कि जी गैर हकीकी जो आपके सोचे होती हैं, साइकोपैथोलॉजी वो बीमारी का बायस बनती है। होनी का भी यही कहना था कि जो न्यूरोसिस होता है या नॉर्मल जो पीपल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इरेशनल बिलीफ पाए जाते हैं अपनी ज़ात से मुतल्लक या दूसरों से मुतल्लक, और ये जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। दे आर सफरिंग एंड इनकरेजिंग इनफेक्टिव वेज, और ये अपने आप को जरूरत यानी कि इनकरेज करते रहते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं या दूसरों के साथ तल्लुकात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक रख रहे हैं, हालांकि ये इरेशनल उनके बिलीफ होते हैं। न्यूरोटिक्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं, न्यूरोटिक्स जो होते हैं उनका ये मानना होता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं, और ये सारा इल्ज़ाम दूसरों पे लगा देते हैं, और ये अपनी जो नाकामियाँ हैं उसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? इंस्टीट्यूशन। जैसे कोई बच्चा फेल हो जाए वो कह दे जी टीचर है ये ऐसा था, ठीक हो गया, या दूसरों को अपनी गलती का कसूरवार ठहराते हैं। और ये दूसरों को इस चीज़ में कन्विंस करने की कोशिश में लगा लेते हैं डेट नो वन कैन बी ट्रस्टेड, कोई भी एतमाद नहीं करता। दे आर ड्रिवन बाय मोरल एब्सोल्यूट, ये जो मोरल वैल्यूज होते हैं उनसे हट के काम कर रहे होते हैं। दे रिक्वायर देम टू एक्ट एज थॉट दे वर कम्प्लीटली होनेस्ट, और ये इस तरह शो करवाते हैं जैसे वो बहुत ईमानदारी के साथ, जरूरत के साथ और खुदगर्जी के बगैर ये काम कर रहे होते हैं। ये सारी जो है इरेशनल बिलीफ जो है उनके साइकोपैथोलॉजी का बायस बन रहे होते हैं। इसमें उसने होनी ने कहा कि लिंक होता है इरेशनल बिलीफ का और साइकोपैथोलॉजी का आपस में। इसके सपोर्ट में यानी कि जो उन्होंने कोरिलेशन बहुत सी स्टडीज कंडक्ट की गई, उन स्टडीज में इरेशनल बिलीफ जो थे किसी जो कि एक फर्द के अंदर पाए जाते हैं उनमें डिप्रेशन का बायस बन रहे हैं या पेसिमिस्टिक का बायस बन रहे हैं, उनके दरमियान एक पॉजिटिव कोरिलेशन देखा गया। इसकी बेस पे इसने कह दिया कि जी इरेशनल बिलीव और जो साइकोपैथोलॉजी है इनका आपस में कोरिलेशन पाया जा रहा है। इसी तरह उसने कहा कि एक रिसर्च हुई थी कि जो प्रेग्नेंट जो औरत होगी वो पहले तो ये उसका इरेशनल बिलीफ होगा कि वो यानी कि इस काबिल भी है कि नहीं। वो फिर डेटिंग पे जाएगी, फिर उसके बाद वो ये कोशिश करेगी कि जी वो पैदाइश ना किसी बच्चे को दे, एंड फ्योर बिलीव कुछ का ये यानी कि यकीन होगा डेट माइट डिटर प्रेगनेंसी कंपेयर टू अ पर्सन हु हैड नेवर बीन प्रेग्नेंट, कि उसकी प्रेगनेंसी को ऐसे बंदे के साथ कंपेयर किया जाएगा जिसकी प्रेगनेंसी नहीं है। प्रेग्नेंट adolescents वर मोर लाइकली टू बिलीव बिफोर दे बिकेम प्रेग्नेंट। वो ये प्रेग्नेंट होने से पहले उनके जो बिलीव्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। इफ अ गर्ल डज नॉट हैव अ बॉयफ्रेंड, अगर तो एक कोई लड़की बॉयफ्रेंड नहीं रखती, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर, तो डेफिनेटली इसके साथ कुछ गलत है। पहला उनका ये बिलीव होता है आमतौर पर। दूसरा ये कि अगर अब प्रेगनेंसी दूसरा आ गया कि ये प्रेगनेंसी कैन नेवर हैपन टू मी, फिर वो ये सोच के अपने गलत कामों को जारी रखते हैं कि मैं प्रेगनेंसी मेरे साथ नहीं हो सकती। ये उसका इरेशनल बिलीफ होता है। इसको कंटिन्यू फिर रखते वो अपने फिजिकल रिलेशन को। उसके बाद हैविंग अ बेबी मेक्स मी एन अडल्ट, और यानी कि बच्चा जो है वो मुझे बलौगत में ले जाएगा या बड़ा बना देगा।
इस तरह के उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, वो इससे भी जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये मेरे साथ नहीं होगा। फाइनली shoplifters tended to depressed and often used irrational beliefs as a prelude to engaging in criminal behavior। यानी कि बहुत से लोग जो irrational belief रखते हैं वो criminal behavior में भी मुबतला होते हैं, जैसे कि आई एम केयरफुल एंड स्मार्ट, मैं बहुत मुहतात रहूँगा या स्मार्ट के साथ कोई भी काम करूँगा। आई विल नॉट गेट कैच। अब क्रिमिनल का ये ज़हन होता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। इवन इफ आई डू गेट कैच, हालांकि अगर मैं पकड़ा भी गया, आई विल नॉट बी टर्न इन एंड प्रोसिक्यूटेड, मैं अगर पकड़ा भी गया तो मैं कुछ देर रुक के ना, यानी कि मैं अंदर नहीं रहूँगा, यानी कि जेल के अंदर नहीं रहूँगा। फिर उसका ये बेटा उसका देन है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। जब पकड़ा जाता है फिर उसका देन ये हो जाता है कि जी अगर मैं पकड़ा भी गया तो मैं कम से कम अंदर जेल में नहीं रहूँगा। इस तरह मुख्तलिफ स्टडीज से ये बातें साबित हुई कि जिनका इरेशनल बिलीफ का और साइकोपैथोलॉजी का आपस में लिंक बन रहा है। बहुत सी स्टडीज ऐसी भी हुई जिसमें मैरिज एक्सपीरियंसिंग हायर लेवल ऑफ डिस्ट्रेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेटर नंबर ऑफ इरेशनल बिलीफ। यानी कि बहुत सी शादियां जो नाकाम हुई हैं उन इस वजह से नाकाम हुई हैं क्योंकि उनमें से बहुत सी शादियों में जो थे, जो लोग आपस में रिलेशन में थे, उनमें इरेशनल बिलीफ बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे। इस वजह से बहुत सी शादियां नाकाम। फॉर एग्जाम्पल ऑफ मैरिड मैन वर वर्कर स्टूडेंट एंड स्मॉल बिजनेस ओनर इन 3 पोस्ट कम्युनिटीज कंट्रीज। अब उन्होंने 3 कम्युनिटी कंट्रीज के ले लिया, जॉर्जिया, रशिया और हंगरी। एक स्टूडेंट भी लिए, वर्कर भी लिए, स्मॉल बिजनेस वाले भी लिए, और उनके डिसफंक्शनिंग बिलीफ को देखा और बाद में उनके मैरिटल डिससेटिस्फैक्शन को भी देखा, तो उनके दरमियान में भी लिंक पाया जा रहा था कि जी। अब उसके बाद ये होता है टू चेंज द इरेशनल थॉट, जो हमारी गैर हकीकी सोचे हैं उनको बदलने के लिए, एंड बिहेवियर ऑफ कपल, और जो हमारे पार्टनर का बिहेवियर उनको तब्दील करने के लिए, एंड मूव देम टुवर्ड्स इंप्रूव मेंटल हेल्थ। तो हमें उसको इस तरफ सर लेके अब आना। आपकी आवाज कट रही है। अब ठीक है। जी सर। वो कह रहा है कि अगर आपकी गैर हकीकी सोचे हैं या आपके बिहेवियर, आपके पार्टनर का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो आपको चाहिए कि उसकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने की तरफ उसे लेके आए। होनरी ने इसके लिए क्या किया था, एज अ थेरापिस्ट उसने ये काम किया, नीड टू एक्टिवली चैलेंज द इरेशनल बिलीफ, कि अगर आप थेरापिस्ट हैं तो आपको चाहिए कि उसके इरेशनल बिलीफ को आप चैलेंज करें, एंड टू रिप्लेस देम विद रियलिस्टिक थॉट, और उसकी जो इरेशनल थॉट्स हैं उसको रियलिस्टिक थॉट्स के साथ चेंज करें, फीलिंग्स के साथ चेंज करें। कंटेम्पररी कोग्निटिव थेरापिस्ट हैव बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय होनरी आइडियाज। होनरीज के जो आइडियाज थे ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुए, कोग्निटिव थेरापिस्ट इसके वो उसके आइडिया से असरअंदाज हुए। अबाउट द नीड ऑफ चैलेंज इरेशनल बिलीफ, जैसे कि इसने कहा कि इरेशनल बिलीफ को चैलेंज करना चाहिए, कोग्निटिव थेरापिस्ट ऐसे ही करते हैं। ऑफ कपल्स एंड रिप्लेस देम विद मोर कंस्ट्रक्टिव था, और इसको तब्दील करना चाहिए रैशनल बिलीफ को एक तमीरी सोच के साथ। आल्दो दे डोंट अडॉप्ट मच होनी साइकोनेटिक अप्रोच, ताहम उन्होंने ज़्यादा होने की साइकोनेटिक अप्रोच को यूज़ नहीं किया थेरेपी के अंदर। बस ये वाली जो उसने एक चीज़ कही है इसके उन्होंने वाकई ही इम्फेसाइज किया कि जी द एम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ अनकॉन्शियस फैक्टर इन पर्सनैलिटी फंक्शनिंग। मिसाल के तौर पे अब होनी ने ये भी कहा था अनकॉन्शियस फैक्टर होते हैं वो पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होते हैं। कोग्निटिव साइकोलॉजिस्टों ने ये वाली बात नहीं ली इसकी थ्योरी से, बस वो पहले वाली बात थी। एंड द यूज ऑफ फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस इन अनकवरिंग द सोर्स ऑफ द क्लाइंट डिफिकल्टी। और होनी का ये भी कहना था कि हमें फ्री एसोसिएशन की टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, ड्रीम एनालिसिस यूज करनी चाहिए कि जो भी बंदे के क्लाइंट के जो डिफिकल्टीज हैं उसके खत्म करने के लिए, अनकवर करने के लिए। समझ आ गई क्या? समझ आ गई है? जी 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 सर। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। जहां से कटे है ना बता दिया करें उससे वक्त। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे असेसमेंट टेक्निक्स पर। जो मैंने ऊपर बताया ना वो नीचे वाले पैराग्राफ में भी वही वाली चीजें डिस्कस की गई हैं। मेन चीज आपको ये समझ में ठीक है आनी सर। चाहिए कि इरेशनल बिलीफ का और साइकोपैथोलॉजी का आपस में लिंक है। डिफरेंट रिसर्चेज हुई, जैसे कि मैरिज वालों पर, मैरिज पे हुई, क्रिमिनल वालों पे हुई, और इस तरह फीमेल पर हुई, तो ये सारी चीजें यानी कि एक ही चीज को साबित कर रही थी। अब असेसमेंट टेक्निक, होनी का जो होनी है ना इत्तेफाक करती थी फ्राइड के आइडिया से कि फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस जो है वो एक थेरापिस्ट की मदद कर सकते हैं
कि वो ये जान सके कि न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, क्या है, उसकी शिनाख्त कर सके। लेकिन इसने इस फ्राइड के साथ एक बात पे डिसएग्री किया। वो डिसएग्री किस बात पे किया कि जी जो इंटरप्रेटिंग है कि जी हम खुद से इंटरप्रेट करें। फ्राइड का ये मानना था कि जी फ्री एसोसिएशन में है ना, जो बंदा ड्रीम को या ड्रीम रिपोर्ट में जो भी बंदा बताता है वो ज़्यादातर सेक्सुअल और अग्रेसिव स्ट्राइविंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। जो भी उसके कन्फ्लिक्ट बनते हैं ना, वो सेक्सुअल या अग्रेसिव स्ट्राइविंग की वजह से बन रहे होते हैं, वही फिर प्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस में इंटरप्रेट किए जाते हैं। जबकि होनी का ये मानना था कि ऐसा नहीं है, सेक्सुअल या अग्रेसिव की बात नहीं है, बल्कि होनी ने कहा है इंटरप्रिटेशन करते वक्त हमें फोकस करना चाहिए कि उसका पेरेंट्स के साथ ताल्लुकात कैसे रहे हैं बचपन में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसको अगर हम समझ लेंगे तो हमें उसके न्यूरोटिक कॉजेज का पता चल जाएगा। एंड ऑन द न्यूरोटिक ट्रेंड दे यूज टू कोप, और कौन सी वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है अपने न्यूरोटिक ट्रेंड को कोप करने के लिए। देयर बेसिक एंग्जाइटी और फियर के मतलब हमें मालूमात हासिल हो जाएगी। होनी आर्स ने ये भी देखा कि जो पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं एनालिस्ट और पेशेंट के दरमियान, वो भी फ्राइड के कॉन्सेप्ट से मुख्तलिफ थे। जो होनी ने बताया कि एनालिस्ट और पेशेंट के दरमियान जो पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, जैसा कि फ्राइड से, फ्राइड ने जो बताया था उससे मुख्तलिफ है। फ्राइड का ये मानना था कि जो साइकोएनालिसिस होता है वो एक साइंस है, और जो थेरापिस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर होता है। उसका काम क्या होता है कि वो सारी मालूमात को ऑब्जर्व करके कलेक्ट करे एंड एंड प्रेजेंट देम टू द पेशेंट, और फिर उसको मरीज के सामने बयान करे फॉर देयर कंसिडरेशन एंड यूज, उसके इस्तेमाल के लिए और उसकी तवज्जो के लिए। अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट मस्ट रिफ्रेन के, इसमें उसने कहा कि एनालिस्ट, इसके मुताबिक ये था कि एनालिस्ट जो है ना इस काम को रिफ्रेन भी कर सकता है फ्रॉम मेकिंग वैल्यू जजमेंट, तो वो जजमेंट्स के तौर पे काम कर सकता है कि ये काम ठीक है, ये नहीं है, इसको अगर ऐसे होता तो ये। अबाउट द पेशेंट पर्सनल क्वालिटीज, जो उसकी जाती खसूसियात है उसमें भी वो जजमेंट एनालिस्ट करना शुरू कर देता है, ये फ्राइड का कहना था। एंड एक्सपीरियंस, वो तजर्बा करता है, so as the allay patient fears of condemnation and encourage freer expression of their thoughts and feelings। जब वो इस चीज को मान लेगा, condemn कर लेगा कि जी हाँ जी ये फियर को, और वो इस जुर्रत के साथ उसको फ्रीली अपनी फीलिंग्स और अपनी सोचों को बयान कर सकेगा। लेकिन होनरी जो थी उसका जो था टोटली इससे मुख्तलिफ थॉट। उसने ये सोचा कि इट इम्पॉसिबल फॉर एन एनालिस्ट के, एनालिस्ट के लिए ये नामुमकिन है कि वो रिफ्रेन करे फ्रॉम मेकिंग वैल्यू जजमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ थेरेपी। जब वो थेरेपी करवाने के लिए कोई बंदा आता है तो उसमें जजमेंट करे, ये इम्पॉसिबल है। इन हर ओपिनियन, इसका ये मानना था, इसका ये नजरिया था, पेशेंट कुड सेंस दैट द एनालिस्ट वाज इंडीड मेकिंग सच जजमेंट। अब जो पेशेंट होता है ना उसमें भी सेंस होती है, वो सेंस बना लेता है कि जो एनालिस्ट है या थेरापिस्ट है वो जजमेंटल हो रहा है एंड ट्राइंग टू हिट द फैक्ट, और वो कोशिश करता है कि हकीकत को छुपाए पेशेंट, ओनली सर्व टू मेक द रिलेशनशिप वो, ताकि जो उसके फिर नतीजा क्या निकलता है उसके और एनालिस्ट के जो तल्लुकात है वो खराब हो जाते हैं। इंस्टेड द एनालिस्ट शुड बी मोर होनेस्ट, इसके बजाय जो एनालिस्ट है वो ज़्यादा ईमानदार होना चाहिए एंड ओपन विद द पेशेंट, और पेशेंट के साथ खुला होना चाहिए, ओपनली डिस्कस करने वाला होना चाहिए, और मोर ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए और डायरेक्टिव इन ऑफरिंग सजेशन, और जो सजेशन वो दे रहा है वो डायरेक्टिव होनी चाहिए। सच एन अप्रोच शी बिलीव, इस अप्रोच के साथ उसका ये मानना था वुड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द रिलेशनशिप, कि हमें जो हमारा और एनालिस्ट पेशेंट का या एनालिस्ट का आपस में ताल्लुक है उस रिलेशनशिप को हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, ग्रोथ उसकी होनी चाहिए एंड लीड मोर रीडली टू अ क्योर, और इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए कि उस चीज से हमें बचा लेना चाहिए जिसके लिए वो बंदा आया है। उसके बाद आ जाता है थ्योरी इम्प्लीकेशन फॉर थेरेपी। जो न्यूरोटिक्स होते हैं वो अपनी जो हकीकी जिंदगी होती है या हकीकी ज़ात होती है एंड फ्रॉम
अदर्स, और दूसरों की से ये यानी कि ना उसको ये अपने हकीकी ज़ात से भागते हैं और दूसरों से भागते हैं। दे हैव आइडेंटिफाइड विद एन आइडियलाइज्ड सेल्फ, वो इसकी इस तरह शनाख्त करते हैं कि उनकी जो ज़ात है वो बहुत आइडियलाइज्ड है, कि वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजारे बेहतरीन गुजारे। एंड सो हैव बिकम प्रीटेंडर्स, वो इसके लिए क्या कि ये शो करवाने के लिए कि जी वो आइडियलाइज्ड ज़िंदगी गुजारे, वो प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को दिखावा करना शुरू कर देते हैं। who are afraid of having their limitation exposed by other, कि वो अपनी जो कमजोरियां हैं वो दूसरों के सामने ना लेके आए, इस चीज का उन्हें खौफ होता है। होनी का ये मानना था कि न्यूरोटिक्स जो होते हैं विल ओनली हैव अ चांस, कि इनके पास एक मौका होता है कि वो अपने हकीकी जो वो पोटेंशियल है उसकी जान पहचान कर सके। ये इनके पास एक चांस होता है कि वो अपने जो कुव्वत है या के अंदर जो जरूरत है उसके बारे में वो जान सके। व्हेन दे आर एबल टू रिइंक्विस्ट देयर इल्यूजन, वो ये तब हो सकता है जब वो एक जो उसने फ्रेब किया है या धोखा दे रहा है उसको इस काबिल हो जाए कि उसको ख़त्म करे। अबाउट देम सेल्फ, अपनी ज़ात से मुतल्लिक, एंड देयर इल्यूजरी गोल, और जो उसने मकसद बनाए हुए हैं जो गैर हकीकी है उनको ख़त्म करे। रिमूविंग द ऑब्स्ट्रक्शन टू ग्रोथ, और जो ग्रोथ में रुकावटें आ रही है उनको ख़त्म करके। हो एवर इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ताहम ये एक लंबा और मुश्किल अमल है न्यूरोटिक्स के पेशेंट्स के लिए। कमिटेड टू डिफेंडिंग देयर इल्यूजन, कि वो इस चीज़ को एडमिट कर लें कि वो वाकई ही गैर हकीकी सोच रहे हैं या अ, यानी कि धोखा धोखे वाला सोच रहे हैं, इस चीज़ को डिफेंडिंग कर। अग्रेसिव टाइप्स जैसे कि मिसाल के तौर पर गुस्से वाले, फॉर एग्जांपल होप दैट एन एनालिसिस विल रिमूव और impediments to their achieving unqualified trumps and unquestioned सेंड टू, यानी कि कोई भी यानी कि ऐसा सवाल जो है जो आपको यानी कि आपकी अचीवमेंट से यानी कि दूर ले जाता है, वो ये इस तरह की उम्मीद रख रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि जो परफेक्टिंग देयर आइडलाइज है वो अपनी ज़ात को परफेक्ट कंसीडर कर रहे होते हैं कि जो उनकी ज़िंदगी है वो बहुत ज़बरदस्त वो गुजार रहे हैं। जबकि एनालिस्ट जो होता है वो इनकी मदद करता है कि वो इस तरह के जो मिसकंसेप्शन है अपनी ज़ात से मुतल्लक, या जो वो चीज़ें इनकी पर्सनल ग्रोथ में रुकावट डाल रही होती है रियल सेल्फ की तरफ जो इसे प्रमोट कर रही है, उन सारी रुकावटों को रिमूव करने में जो थेरापिस्ट है या एनालिस्ट है वो इसकी मदद करते हैं। होनरी का कहना था फॉर होनरी थेरेपी इज अ ह्यूमन रिलेशन, कि थेरेपी क्या है कि ये इंसानों का आपस में एक तल्लुक है। And all the difficulties and neurotics have in their relationship with the other people operate during the therapeutic process। अब जितनी ऑल द डिफिकल्टी जितनी भी मुश्किलात आती हैं डेट न्यूरोटिक्स हैव इन देयर रिलेशनशिप, जितनी भी मुश्किलात आती हैं जो न्यूरोटिक्स पेशेंट को अपने तल्लुकात में महसूस होती हैं या उनके तल्लुकात में पाई जाती हैं, जो लोगों के साथ उसके तल्लुकात है ऑपरेट वो हो रही होती है ड्यूरिंग द थेराप्यूटिक प्रोसेस, वो थेराप्यूटिक प्रोसेस में डिस्कस की जाती है। पेशेंट बिकम ऑर्गुमेंटेड, जो मरीज होता है वो बहुत ज़्यादा बहस मुबहसा करना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा असर्टिव हो जाता है, जहरहाना हो जाता है। दे मे बी इवेसिव, रिफ्यूज टू डिस्कस अ सब्जेक्ट, वो कोई ऐसा टॉपिक जिस पे वो आपका थेरापिस्ट बात कर रहा है तो न्यूरोटिक बंदा जो होता है वो इनकार कर देता है कि इस टॉपिक पे आपने मुझसे बात नहीं करनी। और टॉक विद इमोशनल लेस इंटेलिजेंस, और जहनी तौर पे अपने जज्बात को जहानत के साथ वो अपने जज्बात के मुतल्लक बात करता है अबाउट देयर प्रॉब्लम, जो भी उसे मसला दरपेश होता है। एज इफ सच प्रॉब्लम वर अनइम्पोर्टेंट, अगर तो ये जो मसाइल हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल ना हो, दे मे रिएक्ट विद रेज, तो वो गुस्से के वो जारहाना हो सकता है। एंड बिकम अब्यूसिव, वो गाली वगैरह भी दे सकता है टुवर्ड्स द एनालिस्ट की तरह। येट मैनी ऑफ दीज बिहेवियर्स आर signpost directing the therapist inquiries, that is they provide clues
तो ये कुछ ना कुछ है ना थेरापिस्ट को क्लू जरूर दे जाते हैं डेट पॉइंट टू द प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट के इनके अंदर कौन सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से ये इनका न्यूरोटिक बिहेवियर है। पेशेंट जो होते हैं टेंड टू बी हाईली थ्रेटन्ड बाय द थेरापिस्ट इंक्वायरी। जब थेरापिस्ट कोई सवाल पूछता है तो वो हो सकता है कि उनके लिए धमकी का बायस भी बन सकते हैं एंड टू एक्सपीरियंस कंसिडरेबल एंजाइटी, और इसका नतीजा ये भी निकल सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर। फॉर द पेशेंट्स, जो पेशेंट होते हैं, दिस एंजाइटी इज टेरिफाइड पेनफुल, ये बहुत ज़्यादा दुख भरी होती है। बट फॉर थेरापिस्ट, लेकिन थेरापिस्ट के लिए इट मे आल्सो हैव अ पॉजिटिव मीनिंग, ये एक मुस्बत जो है मैंने भी रखती होती है। इट मे इंडिकेट, क्योंकि ये निशानदेही करती है दैट द पेशेंट आर नो स्ट्रॉन्ग इनफ, के जो पेशेंट है वो इस हद तक मजबूत हो चुका है टू टेक द रिस्क ऑफ कन्फ्रंटिंग, कि वो सामना कर सकता है जो उसके इरेशनल बिलीफ बने हुए हैं उनका सामना कर सकता है, अपने मसले का सामना कर सकता है बराह रास्त। अकॉर्डिंग टू होनी का ये मानना था द थेरापिस्ट इंक्वायरी हेल्प पेशेंट, के जो थेरापिस्ट सवाल करता है वो मरीजों की मदद कर रहा होता है, बिकम टू मोर अवेयर ऑफ ऑल ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सेस, के जितनी भी उसके अंदर तखरीबी कुव्वतें हैं उनके बारे में जानने में उसकी मदद कर रहा होता है, जो कि उसको मजबूर कर रही होती हैं या उससे गलत काम करवा रही होती हैं, उन सारी कुव्वतों का मतलब जानने में उसकी मदद कर रहे होते हैं सवालात जो थेरापिस्ट की तरफ से पूछे जाते हैं। शी बिलीव्ड होएवर दैट दिस सेल्फ नॉलेज, ये जो जात अपनी जात से जो उन्हें नॉलेज मिल रहा है, मस्ट नॉट रिमेन एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल, तो ना सिर्फ ये जहनी जहालत के लेवल तक होता है, इट मस्ट बिकम एन इमोशनल एक्सपीरियंस, इसके साथ साथ इमोशनल एक्सपीरियंस भी होता है। इन हर व्यू इसका ये नज़रिए में, इसकी नज़र में इंटेलेक्चुअल इंसाइट इज इम्पोर्टेंट, अगर आपके अंदर इंसाइट आ जाए ये बहुत ज़्यादा अहम होगी, बट इट डज नॉट हैव सफिशिएंट इम्पैक्ट, लेकिन ये इससे काफ़ी हद तक असर नहीं छोड़ेगी या ज़्यादा असर नहीं छोड़ेगी ऑन द पेशेंट टू प्रमोट चेंज, के वो पेशेंट है जो है वो मान जाए कि वो तब्दीली लेके आएगा अपने अंदर, तो इतना नहीं ये असर छोड़ेगी लेकिन छोड़ेगी ज़रूर अगर इंसाइट आ गए। ओनली व्हेन पेशेंट फील द इंटेंसिटी ऑफ द अनकॉन्शियस फोर्सेस, जब जो मरीज होता है वो अनकॉन्शियस फोर्सेस की शिद्दत को महसूस करता है जो कि उसके अंदर पाई जा रही होती हैं, जो कि उसे काम करवा रही होती हैं, दे मोटिवेटेड टू रिलिंक्विश देयर इल्यूजन, तो वो जुर्रत करता है कि वो अपने इस जो इल्यूजन हैं इनको ख़त्म करें। वंस पेशेंट हैव गिवन अप देयर इल्यूजन, जब एक मतलब मरीज जो है वो अपने इल्यूजन को छोड़ देता है, द थेरापिस्ट फोकस ऑन हेल्पिंग देम इन फाइंड देयर रियल सेल्फ, तो थेरापिस्ट इसकी मदद करता है कि वो अपनी हकीकी ज़िंदगी के बारे में अब जाने थ्रू फ्री एसोसिएशन के ज़रिए, ड्रीम एनालिसिस के ज़रिए, और जो इनकी रियल सेल्फ होती है में बिगेन टू इमर्ज, वो बनना शुरू हो जाती है, वो वजूद में आ जाती है। इसके अलावा पेशेंट्स आर रीइंफोर्स, पेशेंट को मजबूर किया जाता है फॉर एनी साइन ऑफ ग्रेटर इंडिपेंडेंस, कि वो इन देयर थिंकिंग, वो अपनी सोच में खुद मुख्तार बने, ऑफ अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारियों का सबूत दे अपने आप में, एंड ऑफ बीइंग इंटरेस्टेड इन द ट्रूथ अबाउट देमसेल्फ, और वो चीज़ में दिलचस्पी ले जो कि उसकी ज़ात का मुतल्लक सच है। दे आर तो इनकरेज टू सीक देयर ओन आइडेंटिटी, वो उसको इस चीज़ की तरफ भी लाया जाता है, जरूरत दी जाती है, उसका हौसला बढ़ाया जाता है कि वो अपनी शिनाख्त करे थ्रू सेल्फ एनालिसिस आउटसाइड ऑफ थेराप्यूटिक सेटिंग, जब वो थेराप्यूटिक सेटिंग से बाहर हो तो वो अपनी ज़ात का खुद से मुशाहदा करे, खुद से अपनी ज़ात का मतलब सोचे और आइडेंटिफाई करे कि वो क्या है एक्चुअल में, रियल सेल्फ उसकी क्या है। दीज ग्लिम्स ऑफ ग्रोथ हैव अ हाईली पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये जो ऊपर हमने बातें डिस्कस की है ये उसकी जो ग्रोथ है उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी, बहुत मुस्बत असर छोड़ेगी पेशेंट की। वो एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट दैट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग दे हैव नोन बिफोर, तो वो उसको एक इस तरह की यानी कि तसल्ली फील होगी जो कि उससे पहले कभी उसे ना फील हुई हो। दिस एक्ट एज द बेस्ट इंसेंटिव, ये जो अमल होता है ये उसके लिए सबसे बड़ा रिवार्ड होता है फॉर दैट टू वर्क हार्डर, कि वो मज़ीद सख्त से सख्त मेहनत करे अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। एज दे ग्रो, जैसे ही वो ग्रो करेगा, दे बिगिन टू रियलाइज, वो इस जानने के काबिल हो जाएगा, वो जानना शुरू हो जाएगा, डैट देयर आर
अदर प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड के दुनिया में और भी मसाइल हैं बिसाइड देयर और सिवाय उसके अपने बनाए हुए के। दे बिगिन टू एक्सटेंड देमसेल्फ टू अदर, वो दूसरों तक भी जाएगा, अपने आप को दूसरों तक लेके जाएगा। देयर फैमिली, कम्युनिटी, नेशन एंड वर्ल्ड। दे बिकम मोर विलिंग टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ज़्यादा रजामंद हो जाएगा कि वो जिम्मेदारियों को कबूल करे। नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ, ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, बट फॉर द अदर एज वेल, और दूसरों के लिए भी। दे बिगिन टू फाइंड द इनर सर्टेनिटी दैट कम्स फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, और उसको एक अंदरूनी तौर पे यकीनी की कैफियत मिलेगी जब वो दूसरों के साथ अपने ऐसा साथ को शेयर करना शुरू कर देगा, या उसे एक साथ होगा कि जी मैं दूसरों के साथ मिलके रह रहा हूँ। थ्रू एक्टिव एंड